गुजर गए कई मौसम कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल माला। आज इस नोवेल की लास्ट एपिसोड 21 पार्ट 4 पेश किया जा रहा है। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं नोवेल माला का नेक्स्ट पार्ट। अगली सुबह बहुत ठंडी सी तुलू हुई थी। सूरज कहीं बादलों के पीछे था और दर्जा हरारत मजीद गिर चुका था। इस्तांबुल की मस्जिदों के प्याला नुमा गुंबदों के ऊपर से बगले फिर फरा के उड़ रहे थे। ऐसे ही चंद बगले उस होटल के डाइनिंग हॉल की खिड़कियों पे आ बैठे थे जहाँ से अंदर का मंजर दिखाई देता था। कितार दर कितार सफ़ेद मेज़ पोश वाली मेज़ें बिछी थी, ऊंची मखमली कुर्सियाँ, नफीस क्रॉकरी और चमकती कटलरी। ऐसे ही एक मेज़ पर कबीरा सादान बैठी थी, रेशमी काफ्तान पहने, कानों और उंगलियों में बहुत से हीरे जेब तन किए, बॉय कट बाल और स्मोकी आई शेड से मुज़य्यन आंखों से मुस्कुराती हुई वो सामने बैठे नौजवान को देख रही थी। आलियान बुफे से अपना नाश्ता डाल के अभी अभी उनके सामने आके बैठा था। वो जीन्स और हुड वाली जैकेट में मलबूस था, सुनहरे बाल कंघी करके आज समेट रखे थे। गोरी रंगत सुबह की सर्दी के बायस गुलाबी हो रही थी। कबीरा सादान ने मुस्कुरा के एक नज़र अपनी प्लेट में रखे क्रोसोनट्स और कुकीज़ को देखा और दूसरी निगाह उसकी प्लेट पे डाली जिसमें उबले हुए चंद अंडे, ओकाडो, मल्टीग्रीन ब्रेड और फल रखे थे। साथ ही गिलास में सब्ज़ रंग की कोई स्मूदी थी जो वो अपने साथ प्लास्टिक मिलाया था। उबले अंडे को अब वो मैश करके टोस्ट पर लगा रहा था। बुफे में अनवाओ इकसाम की अशिया मौजूद थी, इसके बावजूद वो सिर्फ यही उठा के लाया था। कबीरा सादान की गर्दन फ़ख्र से मज़ीद ऊंची हुई। मुझे तुम्हारी सेहत के लिए वैल्यूज़ अच्छी लगती हैं। आलिया ने दांत से टोस्ट कुतरते हुए चेहरा उठाकर उन्हें देखा और वापस खामोशी से खाने लगा। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दाएं बाएं मेज़ों पर छुरी कांटे चलने की आवाज़, कहवे की खुशबू और हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी। सफ़ेद उजली वर्दी में मलबूस वेटर उनके करीब आया और नैपकिन में लिपटी कांच की बोतल से उनके ग्लासेस में पानी भरने लगा। वो चला गया तो वो खनकारी। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए। तुमने कहा था तुम्हें कुछ पूछना है। आलिया ने समुद्री का घूंट भरा और फिर उन्हें देखने लगा जैसे कंफ्यूज्ड हो। ना जाने क्यों उसे बहुत दिन बाद कबीरा सादान को महसूस हुआ था कि जब वो उनके करीब होता था तो भले वो खफा हो या बेजार, उसकी शख्सियत बदल जाती थी। वो पुलिस स्टेशन में मिलने वाले जादूगर जैसा नहीं था जिसने खुद को खोल में बंद कर रखा था और चाहने के बावजूद वो इस खोल को तोड़ नहीं पाई थी। अब उसका खोल चटकता दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ना माहिर फरीद मेरे पास आएगा। वो आया था, वो सादा से अंदाज में बताने लगा। कबीरा को लगा कि वो जो कहने आया था वो नहीं कह रहा बल्कि बात बदल दी है। वो क्रोसोनट का टुकड़ा दांतों से कुतरते हुए गौर से उसे देखे गई। एक तौक़ुफ़ के बाद आलियान फिर से खनकारा। वो मुझसे पूछ रहा था कि नगीना बेगम बच्चों का क्या करती थी। क्या करती थी? आलियान ने कंधे उचकाए। मैं ये डिस्कस करने यहाँ नहीं आया। फिर क्या डिस्कस करने आए हो? उसने जैसे थूक निकला। शायद वो कोशिश कर रहा था कि उसका खोल ना चटके, लेकिन कुछ था जो बार बार इस खोल में दरार डाल रहा था और हर दरार के साथ कबीरा सादान उनकी मुस्कुराहट और उनका एतमाद बढ़ता जा रहा था। वो जितना खुद को मजबूत और बेनियाज जाहिर कर ले, वो एक छोटा सा लड़का ही था। बताओ आलियान, क्या जानना चाहते हो? आलियान ने आंखें उठा के उनकी आंखों में देखा था। जब मैंने हलाल का जिक्र किया तो माहिर फरीद के चेहरे पे एक तासुर उभरा। उस तासुर ने मुझे ये बावर कराया कि अगर मैं कभी हलाल के करीब गया तो वो मुझे वाकई जान से मार देगा। कबीरा की आंखों में उलझन उभरी। तुम्हारा हलाल से क्या लेना देना? उनकी समझ में नहीं आया कि वो हलाल का जिक्र उनसे क्यों कर रहा था। बात हलाल की नहीं है, उस तासुर की है जो मैंने माहिर फरीद की आंखों में देखा था।
अपनी बहन के लिए। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सकी। मेरी भी एक बहन है ना। कबीरा सादान की आंखों के गोशे भीगने लगे। उन्होंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। वो पाकिस्तान में है, घर पे। आलियान खामोशी से ब्लैक कॉफ़ी के घूंट भरने लगा और वो उसी उम्मीद से उसे देखे गई। क्या तुम कभी उससे मिलना चाहोगे? नहीं, वो एकदम तेज़ी से बोला, फिर हल्के से कंधे उचकाए। मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं है आपकी बेटी के साथ। मैं उससे मिलकर क्या करूँगा? लेकिन उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा, जैसे उनके चेहरे पे कुछ खोज रहा हो। आप उसकी शादी ज़ियाद से क्यों करवाना चाहती थी? क्या इससे बेहतर कोई इंसान आपको नहीं मिला था? आलियान और माहिर फरीद की मुलाकात के वक्त कबीरा सादान वहाँ मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद वो जानती थी कि आलियान की आंखों में वही तासुर था जो उसने माहिर की आंखों में देखा था। वो पूरे दिल से मुस्कुरा दी। इस वक्त मुझे वही मुनासिब लगता था। अच्छा ही हुआ ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या बना उसकी शादी का? वो बज़ाहिर सरसरी अंदाज में बोला था। कबीरा बेगम ने शाने उचका दिए। कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो करूँगी। आलियान ने आंखें छोटी करके गौर से उन्हें देखा। आप जिस सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं और जितनी दौलत आपके पास है, क्या आपको कभी अपनी बेटी के लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला? वो जैसे हैरान हुआ था। कबीरा सादान ने एक दफ़ा फिर कंधे उचकाए। कोई इस काबिल नहीं था। सिंपल, और वैसे भी उन्होंने जैसे थूक निगला। वो घर का ख्याल करती है, मेरा ख्याल करती है। कॉफ़ी का कप होंठों तक ले जाते हुए आलियान ठहरा, रुक के उनका चेहरा देखा। आपको ख्याल की क्या ज़रूरत है? आप बीमार तो नहीं हैं? कबीरा सादान ने फिर से थूक निगला। मैं किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करती, ना ही मेरे कमरे की सफाई मुलाजिम कर सकते हैं, और मेरे बर्तनों को कोई और हाथ नहीं लगा सकता। वो ये सब चीज़ें देखती है, और अब वैसे भी मैं डरती हूँ कि कहीं उसका रिश्ता किसी नामालूम इंसान से कर दिया और वो ज़ियाद सुल्तान जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? इससे बेहतर है कि वो अपनी माँ के साथ रहे, हिफाजत में। आलियान बहुत धीरे से पीछे हुआ। आंखें छोटी करके ताज्जुब से वो अभी तक उनको देख रहा था। लेकिन यहाँ पे आप रेस्टोरेंट का बना हुआ खाना खा रहे हैं। रेस्टोरेंट की बात अलग है। पाकिस्तान में मुलाजमों को रिश्वत देना बहुत आसान है। वो किसी के खाने में कोई भी तावीज़ या फूंकी हुई जादू की शय मिला सकते हैं। इसलिए काफ़ी अरसे से मैंने ये डिपार्टमेंट अनाया को दे दिया है। आलियान के आबरू हैरत से ऊंचे हुए। यानी आप अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो आपको जादू से बचाती है, और आपको किसी मुलाजिम पे भरोसा करके खुद को जादू का शिकार नहीं करना? कबीरा सादान ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला। ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ख्याल करती है, और मैंने कहा ना, अभी तक कोई ऐसा रिश्ता मिला ही नहीं जो उसके काबिल हो। फिर वो आगे को हुई और दोनों हाथ बाहों फंसा के मेज़ पर रखे, गौर से उसको देखा। क्या तुम अनाया से मिलना चाहोगे? मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम तीनों एक साथ एक मेज़ पे बैठें। आलिया ने धीरे से नैपकिन मेज़ पर रखा। मैं इस मुल्क से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता जितना आप समझती हैं। वो बोला तो उसके लहजे में तनाव था। माहिर फरीद ने ना जाने आपके सामने मेरा क्या इमेज बनाया है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने पुलिस को बताई है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स पढ़ाई की वजह से मुझसे छूट गए हैं। मैं उनको इतना टाइम नहीं दे सकता, और अभी तक मेरे ऊपर वो कर्ज़े मौजूद हैं जो मैंने इन बरसों के लिए लिए थे जब नगीना बेगम ने मुझे छोड़ दिया था। यानी उनका काम ठप हो गया था। उनकी सारी दौलत ज़िया सुल्तान के पास चली गई और मैं खाली हाथ रह गया। मैंने खुद को यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचाया है, इसलिए जब तक मेरे कर्ज़े नहीं उतरते मैं इस मुल्क से नहीं निकल सकता। कितने कर्ज़े हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आलियान के आबरू तलखी से इकट्ठे हुए। उसने बेइख्तियार मग पड़े धकेला। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में पूछने आया था। बाकी जो भी करना है मैं खुद कर लूँगा। आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ अरसे में उसको बेच दूँगा, फिर अपने कर्ज़े उतार के अगर कभी मौका मिला तो शायद आपके घर आऊँ और शायद हम तीनों एक साथ बैठ सकें। उसने नैपकिन से होंठ थपथपाए और उठ खड़ा हुआ। कबीरा सादान ने गीली आंखों से मुस्कुरा के उसे उठते देखा और इस बात में सर हिलाया। वो उससे ज़्यादा उसको अपने साथ नहीं बिठा सकती थी। जानती थी कि वो किसी स्प्रिंग की तरह उछल के दूर चला जाएगा।
اپنی مرضی سے وہ ان سے جتنا تعلق رکھنا چاہتا تھا ان کے لیے یہی بہت تھا۔ بالآخر وہ تینوں ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے کے قریب تھے، کبیرہ، عنایہ اور آلیان، ان کی ہیپی اینڈنگ کی تکون۔ سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ بھی وہ صبح ویسے ہی سرد طلوع ہوئی تھی۔ سوزین جس وقت اپنے کمرے سے نکلی اس کے بال گھنگریالے اور میک اپ مکمل تھا، البتہ لیونگ روم کا منظر دیکھ کر بہت سے تاثرات ایک ساتھ چہرے پہ آئے۔ بھویں اکٹھی کر کے کچن کاؤنٹر تک آئی اور ادھر ادھر بھاگتی فیضی خانم کو روکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیضی خانم نے ایک سرسری سی نظر لیونگ روم پہ ڈالی، جہاں صوفے پر ایک سلیو لیس جیکٹ میں ملبوس مونچھوں والا آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور چائے کی پیالی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ حلال کے کمرے کے دروازے پہ جمی تھی۔ مالا کو کہیں جانا ہے، وہ اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اس لیے ایک پولیس اہلکار یہاں رہے گا اور باقی باہر۔ گھر نہ ہوا فوسٹر ہوم ہو گیا۔ سوزین نے ناک سکوڑا، بیزاری سے سر جھٹکا اور اپنا مگ اٹھایا۔ بیئر بول کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ فیضی خانم کندھے اچکا کے اوون کی طرف بھاڑ گئی تو سوزین نے سوچتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا؟ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جواب فیضی خانم کی بجائے ماہر کی طرف سے آیا تو سوزی بے اختیار اپنے ہیلز پہ گھومی۔ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آتے ماہر کو دیکھ کر اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ او، کون سا دوست؟ شعیب۔ شعیب؟ شعیب کون؟ جتنی خبر تمہیں اس کی پراپرٹی کی ہے اتنی دوستوں کی بھی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اسے جلدی میں لندن جانا پڑا ہے۔ کافی دیر وہ تمہیں اٹھاتا رہا، لیکن غالباً تم کوئی دوا لے کر سو رہی تھی۔ ایک ناپسندیدہ نظر سوزین پہ ڈال کے وہ آگے بڑھ گیا۔ رخ حلال کے کمرے کی جانب تھا۔ سوزی نے مگ رکھا اور اس کے پیچھے آئی۔ ادھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ حلال بیڈ کے ایک کنارے پر بیٹھی تھی، ساتھ ننھا بدر تھا۔ مالا سامنے پنجوں کے بل بیٹھی بدر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کچھ کہہ رہی تھی۔ سوزی کو یہاں سے مالا کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ ماہر بھی ان کے قریب جا رکا تھا۔ میں شام تک آ جاؤں گی، تب تک تم حلال کے ساتھ رہو گے، اوکے؟ وہ بچہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر سار اس بات میں ہلا دیا۔ مالا نے گردن موڑ کے لاؤنج میں بیٹھے پولیس اہلکار کی جانب اشارہ کیا۔ چوکھٹ میں کھڑی سوزی کو سار کے اس بات سے سلام کیا۔ وہ اچھا آدمی ہے، اوکے؟ اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن بدر نے ایک دم تیزی سے سر اٹھایا اور اس طرف دیکھا، پھر واپس مالا کو، پھر اوپر ماہر کو، دوبارہ دروازے کی درد سے دکھائی دیتے پولیس آفیسر کو، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور سر واپس جھکا لیا۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پولیس اہلکار کو دیکھا اور پھر واپس بدر کو۔ البتہ مالا اسی طرح کہے گئی، بدر کا ناشتہ بنا پڑا ہے، اورنج جوس بھی۔ بدر ناشتہ کرے گا، ٹھیک؟ وہ اپنی بیبی لینگویج میں اس کو ہدایات دے رہی تھی۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر پولیس اہلکار کو دیکھا اور واپس بچے کو۔ وہ چونکا کیوں تھا؟ کیا اس نے پہلے اس اہلکار کو دیکھ رکھا تھا، یا کیا وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا؟ لیکن نہیں، مالا کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ اس کی ماں تھی، شاید وہ بچہ بار بار ایسے ہی چونکتا تھا۔ اگر اس کی ماں کے لیے یہ غیر معمولی نہیں تھا تو اسے فضول نہیں سوچنا تھا۔ وہ ہلکا سا کھنکارا۔ میں کوٹ لے کر آ رہا ہوں، اس کو اطلاع دی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو واپس اسی طرح ہدایات دیتی رہی۔ ماہر چوکھٹ میں سے گزر کے آگے بڑھ گیا۔ سوزی نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر واپس مالا کو۔ جب وہ بالآخر بدر کو فیضی خانم کے حوالے کر کے ان کی بہت سی تسلی کے بعد وہاں سے پلٹی تو دیکھا سوزین کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ مالا رسمن سا مسکرائی اور گزر کے آگے جانے لگی تھی۔ جب تم اپنے بیٹے کا بہت خیال کرتی ہو، اسے سے بہت پیار کرتی ہو، سو سویٹ۔ مالا نے اسی طرح مسکرا کے سر کو خم دیا۔ سوزین کافی مشین میں بینز ڈالتے ہوئے آنکھیں اسی پہ جمائے ہوئے تھی۔ لیکن سنو، جب بھی شادی کرنا کسی ایسے آدمی سے کرنا جو تمہیں تمہارے بچے کے ساتھ قبول کرے۔ وہ جو راہداری کی طرف پلٹ رہی تھی ان الفاظ پہ ٹھہر گئی، الٹے قدموں گھومی اور ٹھک ٹھک چلتی اس کے سامنے آئی۔ اگر میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں آنے دیا تو اس مرد کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اس پہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا میری ذات کا حصہ ہے۔ کوئی مجھے میرے بیٹے کے ساتھ کیا قبول کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کسی مرد کو قبول کروں گی نا،
تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کی امان میں دیا ہے، اوکے؟ لیکن اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سوزین نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ مالا نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ کوئی مرد کسی بچے کی ماں سے شادی کر کے اس بچے کو قبول کر کے اس پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ عورت اگر اس مرد کو اپنے بچے کے قریب آنے دیتی ہے تو اس پہ احسان کرتی ہے۔ یاد رکھنا میری بات۔ ضبط سے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ ایسے کہہ کے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس گفتگو سے بے خبر ماہر اوپر اپنے کمرے میں کھڑا الماری سے کوٹ نکال رہا تھا۔ ایئرپورٹس کانوں میں لگے تھے۔ بیئر بول کو ایک دوسرا نمبر لے کر دیا ہے، ابھی اس سے بات ہو گئی تھی، وہ بودرم پہنچ گیا ہے، کچھ دن وہی رہے گا۔ گڈ۔ ملک فرید کی مشینی آواز ابھری۔ اس کو سوزی سے بات تو نہیں کرنے دی؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میک شور کرنا کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ نہیں کرے گا۔ چھی چھی۔ ملک فرید کے لہجے میں افسوس ابھر آیا۔ براق اور سوزین، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جب تک نیچے آیا سوزین اپنا ناشتہ کرتی، کسی فون کال پہ مصروف تھی، یا شاید وہ بار بار بیئر بول کو فون کر رہی تھی، پھر کندھے اچکا کے سر جھٹکا اور کسی اور کو فون ملا لیا۔ اس کا لیدر بیگ اس کے ساتھ تھا، غالباً وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے اترتے ماہر کو ایک نظر دیکھا، وہ اونی کوٹ بازو پر ڈالے، بلیک پینٹس پہ سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ وہ راہداری کی جانب مڑ رہا تھا جب سوزین نے پیچھے سے مسکرا کے کہا۔ اس نے ڈے کہا تھا یا ڈیٹ؟ وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ البتہ ماہر اس وقت سوزین کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ جب تک وہ مالا کے دروازے پہ پہنچا وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس نے لمبا بھورا جرسی ڈریس اور اوپر سفید رنگ کا ہی اوور سائز سویٹر پہن رکھا تھا۔ جب تک وہ مالا کے دروازے پہ پہنچا وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس نے لمبا بھورا جرسی ڈریس اور اوپر سفید رنگ کا ہی اوور سائزڈ سویٹر پہن رکھا تھا، جس کے گریبان پہ سیاہ فاختہ جھولتی دکھائی دیتی تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھ میں ٹوپی تھی۔ چہرے پر 2-3 دانے نکلے تھے اور اس نے کوئی خاص میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ آبرو اکٹھے کیے وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ چلیں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ کوٹ اور بیگ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ ماہر نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پیچھے لفٹ تک آیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی چند منٹ پہلے بدر کے کمرے میں اس کو تسلی دیتی ہوئی، اس کو مسکرا کے دیکھ کے سر ہلاتی ہوئی مالا کا چہرہ مختلف تھا، اور اب جیسے کچھ ہوا تھا، لیکن چند منٹ میں ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس میں ایک تناؤ بھری خاموشی پھیلی تھی۔ ویدر فور کاسٹ دیکھ لی تھی؟ اس نے برائے بات پوچھا۔ ظاہر ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پیچھے آیا۔ وائلٹ اس کی کار عمارت کے سامنے لا چکا تھا۔ اس دوران مالا خاموش تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ چہرے پہ نرمی، بس کار کی طرف آئی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، بیگ اور کوٹ وہاں رکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کار سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ کھنکارا تھا۔ نہیں، وہ باہر دیکھ رہی تھی، ٹوپی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ آج شہر خزاں آلود اور بے رونق تھا۔ کار میں ہیٹر آن تھا، البتہ باہر دسمبر کا سرمئی پن ہر جگہ پھیلا تھا۔ ماہر نے فون ہولڈر میں اپنا موبائل کھڑا کیا، میپ آن کیا اور کار ہائی وے پر ڈال دی۔ اس دوران چند ایک دفعہ اس نے کن آنکھوں سے کشمالا کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح باہر دیکھے جا رہی تھی۔ کار میں صرف خاموشی تھی یا سندل کے کار فریشنر کی خوشبو۔ سڑک پر نگاہیں جمائے ماہر فرید کے ذہن نے جمع تفریق شروع کی۔ ابھی بدر کو ڈراپ کرنے سے پہلے اس نے ماہر کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ وہ کبھی استنبول سے لانگ ڈرائیو پہ نہیں گئی اور وہ ایکسائٹڈ تھی، اور پھر جب وہ بدر کو چھوڑنے آئی تو ایکسائٹڈ لگ بھی رہی تھی۔ اسی ایکسائٹمنٹ میں اس نے پوچھا تھا کہ چونکہ ڈرائیو لمبی ہے تو کیا وہ راستے کے لیے سینڈوچز رکھ لے، اور جواب میں ماہر نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، بالکل رکھ لو، شہر کے سارے ریسٹورنٹ تو ہڑتال پہ ہیں نا۔ اچھا کیوں؟ پھر اگلے ہی لمحے سمجھ آنے پہ آنکھیں گھما کے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے اس بات کا برا منایا تھا؟ لیکن نہیں، اس کے بعد وہ ٹھیک تھی۔ پھر وہ
ऊपर अपना कोट लेने गया था। वो वापस आया तो वो जा चुकी थी और सूजी वहाँ खड़ी थी। अचानक से एक ख्याल उसके जहन में कूदा, सूजी ने कुछ कहा है? उसने चौंक के माला को देखा। कहा ना, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो जैसे चिढ़ के बोली। लेकिन वो समझ चुका था इन चंद मिनट में यकीनन सूजी की तरफ से कुछ हुआ था। स्टीयरिंग पर जमे उसके दोनों हाथों की रगें तन गई। सूजी को नज़र अंदाज करो, उसकी मुद्दत इस घर में गिनी जा चुकी है। माला ने चौंक के उसे देखा। क्या मतलब? बियरबॉल उसे डाइवोर्स दे रहा है। कशमाला एकदम उसकी तरफ पूरी घूम के बैठी, ऐसे कि आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या मतलब? ये कब हुआ? बियरबॉल को बिला आखिर सूजी की असलियत मालूम हो चुकी है और इसीलिए वो यहाँ से दूर चला गया है। तब तक मैं डाइवोर्स पेपर तैयार करूँगा। और एक मिनट, कैसी हकीकत? शुरू से बताओ। वो जैसे अपनी सारी नाराज़ी भूल के पूरी उसकी तरफ घूम चुकी थी। माहिर फरीद को सूजी और बियरबॉल की डिवोर्स की खुशी पहली दफ़ा दिल से महसूस हुई थी। कार में फैला तनाव एकदम से अनका हो चुका था। बियरबॉल को उस पर शायद शक था, इसलिए उसने उसकी मैकबुक खोली। व्हाट्सएप पे एक लॉक चैट थी जिसको उसने पढ़ लिया और उस चैट के मुताबिक सूजी उससे बेवफाई कर रही थी। माय गॉड! वो जैसे शुशद्दर रह गई। सर दाएं बाएं हिलाया, फिर चौंकी। लेकिन बियरबॉल तो उसके बहुत आगे पीछे फिरता था। फिर उसने अचानक अपनी बीवी की जासूसी करने का कैसे सोचा? उसे जैसे ये बात पसंद नहीं आई थी। माहिर अली फरीद ने सादगी से कंधे उचका दिए। पता नहीं ये आइडिया उसे कैसे आया। और उसने सूजी का फ़ोन नहीं खोला बल्कि उसकी मैकबुक खोली, यकीनन उसके फिंगरप्रिंट से। ये भी कोई अच्छी हरकत नहीं थी, बिल्कुल काफ़ी गैर इखलाकी हरकत है। माहिर ने उसकी तायद की। वो अभी तक अफसोस से दाएं बाएं हिला रही थी। लेकिन फिर वो यहाँ से चला क्यों गया? उससे बात तो करता। पता नहीं, उसकी मर्जी। वो रुकना नहीं चाहता था। मुझे कहा कुछ दिन में वापस आ जाएगा, तब तक मैं पेपर्स वगैरह बनवा लूँ। लेकिन बियरबॉल ऐसे उसको कैसे छोड़ सकता है? वो उसकी बीवी है। उसे एक दफ़ा सुजैन से बात करनी चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए या वजाहत मांगनी चाहिए। इस चीज़ के बाद वो साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, मुझे मालूम है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बियरबॉल को उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन उसको एक दफ़ा अपनी बीवी से बैठ के बात करनी चाहिए। आखिर इन दोनों ने शादी की है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी है। तुम जानती हो ये शादी कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? बियरबॉल की डिस्प्रेशन और सुजैन का लालच। अगर ये शादी ख़त्म हो रही है तो बियरबॉल को चाहिए कि जितनी जल्दी हो इसे ख़त्म कर दे ताकि वो उस चीज़ से निकले। मगर ये शादी है माहिर। जब इंसान शादी करता है तो मियाँ बीवी मिलके खैमा लगाते हैं। फिर उस खैमे की मीखें ज़मीन में इतनी मजबूती से गाड़े जाते हैं कि भले आंधी आए या तूफ़ान, उन्हें अपने खैमे को उड़ने नहीं देना होता है, बल्कि जो कुछ होता रहे, बर्फ़बारी आए या कोई जंग छिड़ जाए, मियाँ बीवी अपने खैमे को तबाह होने से बचाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में से एक अगर आंधी के पहले ही झोंके पे खैमा छोड़ के चला जाएगा तो ये कमिटमेंट तो ना हुई। कम अज़ कम उससे बात तो करता, उसकी बात तो सुनता। वो अफसोस से कहती, बाहर देखने लगी। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो हाईवे पर एग्जिट ले रहा था। माला के पूछे बिना बताया फ्यूल डलवाना है। चंद मिनट तक कार फ्यूल स्टेशन पर रुकी रही। वो बाहर निकल गया। फिर फ्यूल भरवा के वो माला की खिड़की की तरफ आया और उंगली से उस पर दस्तक दी। वो जो सर पीछे टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी, चौंक के उठी। फिर शीशा नीचे किया। कॉफ़ी पियोगी? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। वो सीट बेल्ट खोलने लगी। फिर बाहर निकलकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो उसके कोट के साथ माहिर का कोट भी रखा था। इससे पहले कि वो माहिर के कोट को पकड़ के हटाती, वो तेज़ी से आगे बढ़ा। मैं कर देता हूँ। जल्दी से अपना कोट साइड पर किया और उसका कोट उठा के उसे दिया। मैं सिर्फ अपना बैग ले रही थी। वो उसके एकदम से आगे बढ़ने पे बेइख्तियार पीछे हुई। माहिर ने झुक के उसका बैग निकाला और उसके हाथ में दिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कॉफ़ी शॉप की जानिब भर गई थी। अलबत्ता माहिर ने अपने कोट को दोबारा से तय किया और सेट किया, दूसरे किनारे पर रख दिया ताकि वो माला के कोट से दूर है। फिर उसके पीछे आया। जब तक वो कॉफ़ी शॉप के अंदर पहुंचा, वो कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुकी थी। वो उसके साथ आ खड़ा हुआ, पेमेंट की और जब बारिस्ता ने दोनों कप उनके सामने रखे और माहिर ने अपनी कॉफ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो माला ने उसके कप पर हाथ रख दिया। उसने चौंक के माला को देखा। सर पे सफ़ेद टोपी पहने वो संजीदा
सब्ज आंखों से उसे देख रही थी। क्या तुम ये कॉफ़ी पूरी ख़त्म करोगे? ना गिराओगे ना बचाओगे? उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। यस मैम। वो उन्हीं गिला अमेज नज़रों से उस कॉफ़ी स्नोब को देखे गई। हाथ अभी तक कॉफ़ी कप के सामने रुकावट बना हुआ था। नहीं गिराऊंगा। माहिर को फिर से तसल्ली देनी पड़ी। तब उसने अपना हाथ हटाया। बिना कोट के चंद लम्हे के लिए निकलने पे भी थर्मल और स्वेटर की तहें पहनने के बावजूद उसे शदीद सर्दी लगने लगी थी। उन्हें वापस कार में बैठना था। कॉफ़ी वैसी ही थी जैसी किसी फ्यूल स्टेशन की कॉफ़ी मशीन की हो सकती थी। ड्राइव करते माहिर के कप में कॉफ़ी की सतह थोड़ी ही नीचे हुई थी जब उसके चेहरे पे नापसंदीदगी उतरने लगी। अलबत्ता कुन आँखों से माला का चेहरा देखा, जो बार बार उसके कप को देखती और फिर सामने देखती अपना घूंट भरती थी। उसे ये ख़त्म करनी थी। वो उसका मूड दोबारा ख़राब होने का रिस्क नहीं ले सकता था। बादल नाख्वास्ता उसने बड़े बड़े चंद घूंट भर के वो करवा सियाल माया अपने अंदर उतारा। सफ़र खामोशी से जारी था। अब कार के एक तरफ पानी दिखाई देना शुरू हो गया था। अलबत्ता आबादी के अभी कोई आसार नहीं थे। फिर से बताओ, हम अगवा क्यों जा रहे हैं? वो खिड़की से बाहर पानी को देखती पूछने लगी। वहाँ एक बूढ़ा कपल रहता है जो टेपिस्ट्री बनाते हैं। माला ने चौंक के उसे देखा। टेपिस्ट्री? माहिर ने इस बात में सर हिलाया। हलाल को भी उन्होंने सिखाई थी। हम छुट्टियों में यहाँ आते थे। वो शैले के कपड़े से टेपिस्ट्री और पेंटिंग्स बनाते हैं। ये अगवा का मशहूर कपड़ा है जो हाथ से बुना होता है और उसमें से समंदर की खुशबू आती है। इंटरेस्टिंग। वो सामने देखते हुए मुस्कुराई थी। उनके पास एक टेपिस्ट्री है घोड़ों की। मुझे वो बहुत पसंद है। वो शैले के कपड़े पे हाथ से बनी हुई है। मैं उसको गुरमजी इमारत में अपने ऑफिस में रखना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी कीमत पे मुझे ये देने पे तैयार नहीं है। और तुम चाहते हो कि मैं उनको कन्विंस करूँ कि वो तुम्हें ये टेपिस्ट्री दे दें। क्या तुमने पैसे ऑफ़र करने की कोशिश नहीं की? जवाब में माहिर ने जैसे बुरा मान के उसे देखा। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती कशमाला खानम। उस टेपिस्ट्री के साथ उनकी वाबस्तगी जज्बाती वाबस्तगी है। कशमाला ने इस बात में सर हिलाया। ओके, मुझे कुछ बताओ उनके बारे में। वो दोनों कौन हैं? वो अगवा का एक खूबसूरत घर था। कासम पत्ती के फूलों से मुज़य्यन बागीचा, पथरीली रविश, इख्तिताम पे जीने और फिर दरवाज़ा। चौखट पे बैलों की आराइश थी। अंदर जाओ तो लकड़ी का एक लिविंग रूम बना था जिसकी ऊंची खिड़कियों के पर्दे हटे थे और एक आराम कुर्सी पर कदरे भारी सी औरत यूं बैठी थी कि पैर ओतोमन पर रखे हुए थे। हाथ में ऊन की सलाइयाँ थी और नाक पे ऐनक लगाए वो उंगलियों को सुस्त रवि से घुमाती ऊन का स्वेटर बुनती जा रही थी। बोबकट बाल सिल्की और सफ़ेद थे और कानों में मोटी मोटी सोने की बालियाँ थी। वो गाहे बगाहे निगाह उठा के नीली आंखों से घड़ी को देखती थी। फिर पीछे कहीं किसी को आवाज़ दी। माहिर अभी तक नहीं पहुंचा। पीछे किचन से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दे रहा था। ड्रेस पैंट और शर्ट पे स्वेटर पहने वो धीरे धीरे चलता 2 कप उठाए हुए था जिनसे भाप उड़ रही थी। हाथों में लर्जिश थी। उसकी गर्दन उम्र रसीदगी के बायस कदरे झुकी हुई थी और बाल अपनी बीवी की निस्बत उड़े उड़े थे। आम तुर्कश मर्दों के बरअक्स वो बिल्कुल क्लीन शेव था। लिविंग रूम में आते हुए घड़ी पे एक निगाह डाली, फिर सर दाएं से बाएं हिलाया। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। सामने खिड़की के साथ एक 4/5 फुट का फ्रेम रखा था जिसके ऊपर मोटी सफ़ेद चादर डाली थी। आगा और बानो वो आर्टिस्ट लोग हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं और एक ज़माने में शैले के कपड़े को एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बहुत से वर्कर्स रखे हैं जो दरिया किनारे जोक दर जोक खड़े आज भी हाथों से शैले का कपड़ा बुनते हैं। आगा के हाथ में राशा है जिसके बायस उसे एक टेपिस्ट्री बनाने में कई महीने लग जाते हैं, इसलिए उनकी हर टेपिस्ट्री उनके लिए बहुत कीमती होती है। फिर तुम्हें उनसे इनकी टेपिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए। माहिर ने मजीद बुरा मान के उसे देखा। तुम किसकी साइड पे हो? माला ने शाने उचका दिए और खिड़की से बाहर देखने लगी। सूरज कहीं बादलों के ऊपर से चमकने की कोशिश कर रहा था और सुरमई दिन में हल्का सा सुनहरीपन अच्छा लग रहा था। अलबत्ता मुकम्मल तौर पर धूप नहीं निकली थी। कार उस बल खाती सड़क पे आगे बढ़ रही थी जब वो खनकारा। वो जो तुमने कहा खेमा लगाने के बारे में। कार उस बल खाती सड़क पे आगे बढ़ रही थी जब वो खनकारा। वो जो तुमने कहा खेमा लगाने के बारे में।
खुद से नहीं कहा, कहीं पड़ा था। वो गर्दन पूरी मोड़े बाहर देखे गई। जो भी था, क्या तुम खुद भी उस पे यकीन रखती हो? किस पे? यही कि शादी एक खैमा लगाने के जैसी होती है, वो खैमा जिसको तूफान और आंधी में थाम के बैठना होता है। माला ने चेहरा पूरा मोड़ के उसे संजीदगी से देखा। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? स्टीयरिंग पर जमे माहिर के हाथों की रगें मजीद तान गई। क्या तुमने कभी दोबारा उस खैमे को लगाने की कोशिश नहीं की? माला ने चेहरा विंड स्क्रीन की जानिब मोड़ लिया। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, ऐसी खामोशी कि माहिर को लगा वो जवाब नहीं देगी। और फिर की थी। उसने चौंक के माला को देखा। वो आम से अंदाज में सीध में सड़क को देखते हुए कह रही थी, चंद एक दफ़ा मुझे माही ने और कुछ फ्रेंड्स ने मिलवाया, कुछ लोगों से, अच्छे पढ़े लिखे हाई अचीविंग मर्द, अच्छी फैमिलीज़ के। उनमें से एक वैनकूवर में इन्वेस्टमेंट बैंकर था और उसने मुझे इट्स ओके, वो जल्दी से बोला। उसका जैसे हलक तक कड़वा हो चुका था। माला ने बात वहीं छोड़ दी, चेहरा मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। कार के अंदर अब की जो खामोशी छाई उसमें शदीद तनाव था। उसने गलत सवाल पूछ के गलत जवाब सुन लिया था। फिर तनाव धीरे धीरे कम होता गया। वो छोटी मोटी बातें करते आए। उस तरफ कौन सा इलाका है? ओ, धूप निकल आई है। उस शख्स ने ऐसा लिबास क्यों पहन रखा है? कितना रास्ता रह गया है? यहाँ तक कि आबादी दिखाई देने लगी। वो दो दरियाओं के दरमियान बना शहर था। अगवा का मैनी भी दो दरियाओं के दरमियान था। पानी के किनारे माचिस की डब्बियों जैसे बहुत से ऊंचे नीचे घर बने थे। उस शहर में तकरीबन हर शै ही पानी के किनारे पे थी। माहिर ने कार रोकी तो वो बाहर निकली, अपना कोट निकाला, उसे पहना, टोपी ठीक से सर पर जमाई और फुर्सत से इतराफ का जायज़ा लिया। वो सड़क किनारे एक ऐसी गुजरगाह के करीब थे जिसके आगे पानी था और एक जानिब लंबी रविश बनी थी जिस पर जगह जगह मेज़ कुर्सियां रखी थी और रंग बिरंगे लालटेन ऊपर से लटक रहे थे। उसे यूं ही बल्त याद आया, यहाँ रहते हैं वो दोनों? हैरत से माहिर को देखा क्योंकि वो किसी घर की तवक्को कर रही थी। नहीं, पहले हम लंच कर लें। माला ने पूरी आंखें खोल के उसे देखा। हम उनसे मिलने आए हैं या लंच करने? उनसे मिलने आए हैं, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ वो कॉफ़ी पी थी। जो बहुत मुश्किल से फ्यूल स्टेशन की कॉफ़ी की शान में कुछ कहने से खुद को रोका। और जो लोग मुझे टेपिस्ट्री देने पे तैयार नहीं हैं, तुम्हारे ख्याल में वो कुछ खिलाएंगे? कशमाला ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और मेज़ों की जानिब भाड़ गई। वो कार को लॉक करता उसके पीछे हो लिया। मैंने जो तुमसे पूछा कार में, वो दोनों आमने सामने लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। ऊपर रंग बिरंगे कुमकुमे लटक रहे थे और सामने पर सुकून पानी बह रहा था। यहाँ पानी नदी की सूरत बहता था। उसके दूसरे पार भी ऐसी ही मेज़ों की कतार थी और कोई दूसरा रेस्तुरां था। दोनों के दरमियान प्लेट्स रखी थी जिनमें मछली और चंद चींटियों की नन्ही कटोरियाँ थी, साथ ब्रेड के टुकड़े, गरम मछली, ठंडी ब्रेड। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तब भी मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, वो कोहनियाँ मेज़ पर रखे लुकमा लेते हुए उसी अंदाज में कह रहा था। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मैं तो बताने को तैयार थी, तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं उन आदमियों की तफसील नहीं पूछ रहा था जिनको कभी तुमने इस काबिल समझा कि तुम उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। सफ़ेद टोपी और सब्ज़ आंखों वाली लड़की मुस्कुरा के उसे देख रही थी। माहिर के पीछे नदी की सूरत पानी बह रहा था। धूप उसकी पुश्त पे थी, हमेशा की तरह। वो धूप और माला के दरमियान था, किसी आड़ की तरह। मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे अंदर दोबारा उस खैमे को लगाने का हौसला है? माला की मुस्कुराहट मध्यम हुई। उसने बहुत सा थूक निगला। आंखें अलबत्ता माहिर पे जमी थी। तुम जानते हो मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ। ये भी जानते हो कि मैंने पहले शादी कितनी उम्मीद से की थी, जैसे हर लड़की करती है, लेकिन वो नहीं चल सकी। उसके बाद दोबारा ये कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, खुद को तैयार करना। लेकिन यही फ़र्क होता है मर्दों और औरतों में। माहिर ने चौंक के उसे देखा। ब्रेड तोड़ती उंगलियां थम गई। औरत भले कमिटमेंट के लिए तैयार ना हो, लेकिन उसे कोई भरोसे के काबिल मर्द मिले तो वो खुद को तैयार कर लेती है। लेकिन मर्द जब तक तैयार नहीं होते वो कमिटमेंट नहीं करते, चाहे सामने दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की ही क्यों ना हो। और जब तैयार हो जाएं तो पहले ही दस्तयाब लड़की से शादी कर लेते हैं, चाहे वो जैसी भी हो। जैसे बीरबल, जब वो तैयार था तो उसने सूजी से। नहीं माहिर, मैं बीरबल की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम तैयार नहीं थे जब तुम लाहौर छोड़ के आए थे।
دریا किनारे रंगीन कुमकुमों के दरमियान एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हर चीज़ इतनी पेचीदा ना होती अगर तुम उस वक्त कुछ कहे बिना लाहौर छोड़ के ना जाते, लेकिन तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे अपना सच बता सको। अगर तुम मुझे अपने मुंह से सच बता देते तो आज हम इधर ना होते, या कम अज़ कम मैंने तुम्हारी बात सुनी होती ज़ियाद के मामले में, वो अफसोस से कह रही थी। सारा कसूर मेरा है क्या? नहीं, मेरा भी है। गलत शख्स पे भरोसा किया, जिस पे करना चाहिए था उस पे नहीं कर सकी। उसने झरझरी लेके सर दाएं बाएं हिलाया। वो इसी तरह उसे देख रहा था। अब कर सकती हो भरोसा? माला ने आंखें उठा के उसे देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था। हाँ ठीक है, मैं लाहौर छोड़ गया था, लेकिन तुम इस्तांबुल छोड़ के नहीं गई। हालांकि तुम्हारे पास बदर का ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी है। शायद उसको लगा था कि इस बात पे वो हैरान हो जाएगी या शायद शर्मिंदा। अलबत्ता वो इसी संजीदगी से उसे देखे गई। मैं कैसे छोड़ के जा सकती थी, जबकि अभी हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई थी, वो गुफ्तगू जो तुमने पुलिस स्टेशन के बाहर शुरू की थी। माहिर का सांस एक लम्हे के लिए थम गया। ओ, तो वो इतने दिन से उसके गुफ्तगू मुकम्मल करने की मुंतज़िर थी और वो उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा। वो धीरे से पीछे को हुआ, बॉक्स से चंद टिश्यू खींच के निकाले, हाथों और नाखूनों को ख्वामखा रगड़ के साफ करने लगा। फिर निगाह उठा के उसे देखा तो वो उसी संजीदगी से उसे देख रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम इस शहर में ठहर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ज़िंदगी दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हें हर चीज़ अकेले करनी पड़ेगी? हर मर्द उस एक मर्द की तरह नहीं होता जिसको तुमने अपनी ज़िंदगी का पैमाना बना लिया है। तुम ये भी जानती हो कि मैंने कभी तुमसे मूव ऑन नहीं किया, कोशिश के बावजूद नहीं कर सका। ज़ारा से शादी कर रहा था किसी और वजह से, मगर तुम्हारे बाद ज़िंदगी में कोई नहीं आया और अब मुझे लगता है कि कोई आ भी नहीं सकेगा। वो कह रहा था। वो बस उसको देख रही थी। उसके पीछे से आती धूप का रास्ता रुक गया था। सिर्फ वो था, ऊपर नीचे लटकते कुमकमे थे और नदी जैसा पानी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर तुम इस शहर में रह जाओ मेरे लिए, मेरे साथ, तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ज़ियाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, या बदर से जुड़े तमाम अंदेशे दूर हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसने दोनों मुट्ठियाँ मेज़ पर रखी और आगे को हुआ। मैंने और तुमने अपनी अपनी अना में, गुस्से में, गलत फहमी में बहुत सा वक्त ज़ाया किया है, लेकिन मेरे साथ तुम अकेली नहीं होगी। जो खैमा हमने लगाना है वो हम एक साथ लगाएंगे। मैं ये वादा नहीं करता कि कभी कोई आंधी नहीं आएगी या तूफ़ान हमसे नहीं टकराएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तुम्हें और बदर को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मैं जानता हूँ मेरी बहुत सी चीज़ों से तुम्हें बहुत से मसले हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पर तुम कभी शक नहीं कर सकती वो मेरी फीलिंग्स हैं। ये पहले दिन से अब तक नहीं बदली। हालांकि दरमियान में तुमने बहुत से मौक़ों पे मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया, बहुत हर्ट भी किया और मायूस भी। बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं कशमाला मुबीन से मूव ऑन कर जाऊँ। मैंने तुम्हारी सारी बुरी बातें याद की, और हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत सी बुरी बातें हैं जिनमें से सबसे सरे फहरिस्त तुम्हारा ज़िद्दीपन है और दूसरों को बिल्कुल शट आउट कर देना। तुम हमेशा जगह छोड़ के चली जाती हो। तुम्हें कन्फ्रंट करने से ज़्यादा फ़रार बेहतर लगता है, और यही बुरी बातें मेरे अंदर भी हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा यही किया है। इस सब के बावजूद मैं ये जानता हूँ कि मुझे तुमसे ज़्यादा समझ नहीं सकता और तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें मुझसे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कभी किसी के ऊपर दोबारा भरोसा करना है और तुम्हें लगता है कि तुम ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती हो, तो क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो? उसको देखती माला की सबज आंखों में पानी भरने लगा। उसके होंठ बंद थे। क्या तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जिस पे भरोसा किया जा सके? माला इसी तरह उसे देखेगी, कुछ बोली नहीं। तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूँ, कैसा इंसान हूँ? माहिर की आवाज़ में अब ज़ख्मीपन था। वो जैसे तकलीफ से पूछ रहा था। वो क्या कहेगी? क्लासिक मैन्युपुलेटर, झूठ और सच को खलत मलत करने वाला फरेबकार इंसान। वो क्या कहेगी उसके बारे में? वो क्या राय रखती थी उसके लिए, और वो कुछ कह क्यों नहीं रही थी?
माला ने पलकें झपकी, बहुत से आंसू अंदर उतारे, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। हमें वापस भी पहुंचना है माहिर, चलो। वो बैग उठा के उठ खड़ी हुई। माहिर ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो उसको नहीं देख रही थी, कुछ था जो उसके अंदर डूब के उभरा। फिर उसने सर हिला दिया, खामोशी से चाबी उठाई और कुछ कहे बिना कार की तरफ चल दिया। वो गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहती थी और इस दफ़ा वही गुफ्तगू अधूरी छोड़ रही थी। अब वो दोबारा इस गुफ्तगू को कैसे शुरू करेगा? कासिम पति के फूलों से मुज़य्यन बागीचा उनका मुंतज़िर था। धूप निकली हुई थी, अलबत्ता ठंड उतनी थी कि इस बागीचे में बैठा नामुमकिन था। सो वो दोनों लकड़ी के लिविंग रूम के अंदर लेदर के सोफे पर साथ साथ बैठे थे। उनके सामने ऊंची कुर्सी पर बैठी भारी भरकम छोटे सफ़ेद बालों वाली बानो बैठी थी। उनको देख के सलाइयाँ और ऊन गोद में रख लिया था, ऐनक उतार दी थी और एक्सरे करती निगाहों से पहले माहिर को देखा, फिर माला को, सर से पैर तक, फिर माहिर को। वो इसी तरह मुस्कुराए गया। कैसी हैं आप? टेपेस्ट्री के लिए आए हो? आबरू उठा के पूछती बूढ़ी बानो का चेहरा स्पॉट था, ना मुस्कुराहट थी ना ही कोई खुफकी। माहिर ने मुस्कुरा के सर को खाम दिया। वो अपनी बिजनेस स्माइल चेहरे पर सजाए हुए था। ये माला है, उसने तारुफ करवाया। माला ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। बानो रस्मन सा मुस्कुराई, फिर वापस माहिर को देखा तो मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली। और उसको अपनी वकालत करने के लिए साथ लाए हो? गिल्टी एज चार्ज्ड, वो हनूज मुस्कुरा रहा था। माला ने अपना कोट उतार दिया था, अलबत्ता माहिर गरम लिविंग रूम के बावजूद अपने लंबे कोट में मलबूस था। खुश आमदीद माला। बुरा आदमी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ तो ट्रे हाथों की कपकपाहट के बायस हल्की हल्की हिल रही थी और प्यालियां छनक रही थी। माला तेजी से उठी और उनसे ट्रे लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया और बदवक्त झुक के ट्रे मेज़ पर रखी। उसमें चाय की प्यालियां थी और कपकपाहट के बायस ज़रा ज़रा सी चाय बाहर गिरी थी। बानो ने अफसोस से आगा को देखा, फिर प्यालियों को। आगा किसी आदत की तरह एक टिश्यू बॉक्स की तरफ झुका, बदवक्त 3 टिश्यू निकाले और पिर्चों के किनारों को साफ किया, फिर टिश्यू डस्टबिन में डालने गया। बानो की निगाहों ने तब तक उसका ताकुब किया जब तक वो साथ रखी कुर्सी पर आके बैठ नहीं गया। अब वो दोनों बूढ़े उनके सामने एक जैसी कुर्सियों पर खामोशी से बैठे थे, लेकिन ऐसी खामोशी जिसमें बहुत सा सुकून था। आप दोनों कितने अरसे से साथ हैं? माला ने दिलचस्पी से उनको देखा था और माहिर ने उसे। बानो हल्का सा मुस्कुराई। 45 साल से। हमारे बच्चे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, शादियों और अपने बच्चों में मसरूफ़ होके जा चुके हैं। छुट्टियों और त्योहारों में आते हैं। एक केयर टेकर है जो हमारा ख्याल रखती है। आबरू से किचन की तरफ इशारा किया जहाँ से खटपट सुनाई दे रही थी। इन दोनों को साथ देख के कुछ था जो उसके चेहरे पे लहराया था। वो मुस्कुरा दी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हालांकि इस मुल्क में लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं एक लंबा अरसा इंग्लिश टीचर रही हूँ, बानो मुस्कुरा के बोली। उनका लहजा बरतानवी अंग्रेज़ी के जैसा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी ने आपको वो कौन सा सबक दिया जो आप हर एक को देना चाहेंगी? जवाब में बानो की आंखों में सोगवारियत उतरी। ज़िंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है। वो जैसे सांस रोके सुने गई कि कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। लकड़ी के लिविंग रूम में एक उदास सी खामोशी छा गई। फिर माहिर खनकारा, जैसे ये टेपेस्ट्री, ये भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। वो भी मुस्कुरा रहा था। बानो ने उस तीखी मुस्कुराहट से उसे देखा। और हम ये तुम्हें क्यों दे दें? ताकि तुम इसको अपने दफ्तर में टांग के भूल जाओ? हाँ, तुम्हारा कोई फॉरेनर मेहमान आएगा तो तुम फ़ख्र से 2 मिनट के लिए रुक के उसे कहोगे कि ये शैले के धागों से बनी है, इसमें से समंदर की खुशबू आती है। फिर तुम इनको बताओगे कि अगवा के शहर में अभी तक लोग हाथ से कपड़ा बुनते हैं। ये कह के तुम दोनों आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे इस चंद सेकंड के फ़ख्र के लिए क्या हम ये टेपेस्ट्री तुम्हें यूं ही उठा के दे दें? माहिर ने गहरी सांस ली, पीछे हो के बैठा, टांग पे टांग जमा ली और सीने पर बाजू लपेट लिए, जैसे उसके बोलने के लिए अब कुछ बाकी नहीं बचा था। आबरू से माला को इशारा किया। बानो और आगा ने एक दूसरे को देखा और फिर उसी दिलचस्पी से कशमाला को। चाय की प्यालियों को किसी ने छुआ तक ना था। तुम चाहती हो कि हम ये टेपेस्ट्री इसको दे दें, इस रिपोर्ट को, जो किसी दिन अच्छी कीमत मिलने पे इसको बेच भी सकता है? क्या आपने
पहले कभी माहिर को कोई टेपिस्ट्री नहीं दी? बानो ने नफ़ी में सार हिलाया। उसने कभी मांगी ही नहीं, और अब वो मांग रहा है, क्योंकि हमारा आर्ट वर्क कीमती है। इसको अपनी इमारत में लगाने से उसके ऑफिस की शान बढ़ जाएगी। लेकिन माहिर फरीद इस आर्ट को अपने तक महदूद करके रखना चाहता है। और आप क्या चाहते हैं? दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे। हम इसको अगवा के म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं, ताकि लोग दूर दूर से जब इस शहर में आएँ तो वो इस टेपिस्ट्री को देखें और उन्हें उससे समंदर की खुशबू आए। माला ने टांग से टांग हटाई, सोफे पर कदरे आगे को हुई। इस दौरान टेक लगाए बैठे माहिर की निगाहें माला और उस बुरे कपल के दरमियान टेनिस बॉल की तरह घूम रही थी। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आप चाहते हैं कि आपके आर्ट की कदर की जाए, इसको भुलाया ना जाए। यकीनन अगवा के म्यूज़ियम में इसकी बहुत इज्जत दी जाएगी। सयाह आएंगे, इसको देखेंगे, इसके साथ लगी प्लेट पर लिखी चंद सतूर पढ़ेंगे। कोई गाइड खड़ा हुआ तो वो उन्हें उसके बारे में मज़ीद आगाही दे देगा, और फिर वो वहाँ से चले जाएंगे और आपकी पेंटिंग सिर्फ इस छोटे से शहर में आने वाले सयाहों तक महदूद हो जाएगी। बूढ़ी बानो खामोशी और दिलचस्पी से गाल तले उंगलियां रखे माला को देखे गई। वो अभी उसे ही देख रहा था। वो बोलते हुए एक कान के पीछे बाल अड़स रही थी। कान टोपी ने छुपा रखा था। बाल सामने से हटे तो उनमें पहनी नन्ही बाली वाज़िया हुई। खिड़की से धूप इस बाली पे लपकी और साथ ही उसकी सब्ज़ आंखों को सुनहरे रंग में तब्दील करती गई। लेकिन अगर यही पेंटिंग माहिर फरीद के ऑफिस में लगी होगी तो क्या होगा? वो इसी नरमी से कह रही थी। बाली चमक रही थी और वो उसके नुईम रुख को देखे जा रहा था। इस ऑफिस में सयाह नहीं आते वक्त गुजारने, खाने पीने और शुगल मेले के लिए। लोग इस जगह का रुख नहीं करते, बल्कि वहाँ दुनिया भर से कारोबारी अफराद आते हैं, अपने अपनी ज़िंदगियों में कामयाब और हाई अचीविंग लोग। वो वक्त ज़ाया करने नहीं आते, किसी मकसद के लिए आते हैं। जब वो इस आर्ट वर्क को माहिर फरीद के ऑफिस में देखेंगे तो वो दीवार पर लगी प्लेट पे दर्ज चंद सतूर नहीं पढ़ेंगे, ना ही वो किसी गाइड से उसके बारे में रटी रटाई बातें दरियाफ्त करेंगे, बल्कि वो माहिर फरीद से उसकी कहानी पूछेंगे। और इस कहानी को सुनाने वाला शख्स माहिर बे से बेहतर कौन हो सकता है, जो कई घंटों की मुसाफत तय करके यहाँ इस आर्ट को आपसे लेने आया है। वरना वो किसी भी कारोबारी शख्स की तरह पैसों का लिफाफा थमा के इसको आराम से उठा के ले जा सकता था। बूढ़े आगा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि बानो ने अपना इस्तख्वानी हाथ उसके लड़ते घुटने पर रखा। वो पहलू बदल कर खामोश हो गया। माहिर ने एक प्याली उठा ली। टेक लगाए, होंठ भरते, वो मुस्कुराहट दबाए उसे बोलते सुनता गया। मैं जानती हूँ क्या माहिर बे को क्या समझते हैं, और कुछ गलत भी नहीं समझते। वो माहिर को नहीं देख रही थी, वो उनकी आंखों में देख के कह रही थी। ये वही मेहरबान और नरम चेहरा था जिसने ओशन में पहली दफ़ा अपने सामने देखा था, जब वो वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, जब वो कैफ था और वो सिर्फ माला, जब ज़िंदगी इतनी पेचीदा नहीं थी और जब हालात मुख्तलिफ थे। माहिर बे वाकई एक रिबोट है, मशीनी इंसान। इसको पैसे से मोहब्बत है और वो बहुत से फैसले पैसे बचाने या पैसे जमा करने के लिए लेता है। माहिर चीज़ों और इंसानों को मैनिपुलेट भी करता है। हमेशा सच नहीं बोलता, और पूरा सच तो शायद कभी नहीं बोलता। माहिर की मुस्कुराहट गहरी हुई। धूप तेज हो चुकी थी और इसका नीम रुख से दिखाई देता चेहरा मुकम्मल धमक रहा था। जिस माहिर फरीद को मैं जानती हूँ उसके अंदर ये सारी मशीनी खसूसियात मौजूद हैं, लेकिन वो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो बहुत मेहरबान है, कदरदान भी है, और अपनी बात से फिरने वाला मर्द नहीं है। मैं जानती हूँ कि अपनी सबसे कीमती चीज़ के लिए इस पे भरोसा करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शायद आपके साथ ज़िंदगी ने पहले कुछ ऐसे धोखे किए होंगे कि आप हर रस्सी को सांप समझते हों और दोबारा भरोसा करके भरोसा टूटने की तकलीफ नहीं उठाना चाहते। माहिर ने प्याली का हैंडल 2 उंगलियों से थाम रखा था, अलबत्ता उसे होंठों तक नहीं लेकर जा रहा था। निगाहें बस उस पर जमी थी। लेकिन सारा मसला ये है कि अगर हम सब अपनी अपनी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे और भरोसा करने का रिस्क नहीं लेंगे तो हम ठहरे हुए पानी की तरह मुतअफ़्फ़न हो जाएंगे। भरोसा तो करना होगा,
लीप ऑफ फेथ तो लेना होगा, भरोसा करके एक जिस्त तो लगानी होगी। और अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान मौजूद है जिससे आपको बहुत से गिले रहे हों, बहुत मसले भी दरमियान में आए हों और आप शायद उसकी हर बात से राज़ी ना हों, तब भी मैं आपसे कहूँगी कि इस एक इंसान पे आप भरोसा करके देख लें। ये आपका दिल नहीं दुखाएगा और ये आपसे किया वादा भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि माहिर अपने से जुड़े लोगों के मान को हमेशा रखता है, इनकी हिफाजत करता है और उनके लिए जो कर सकता है वो करता है। और अगर कभी ना कभी आपको इस टैपिस्ट्री के लिए किसी पे भरोसा करना ही है तो फिर माहिर फरीद क्यों नहीं। माहिर को लगा एक गीली सी गेंद थी जो उसके हलक में फंस गई थी। शायद वो टैपिस्ट्री की बात कर रही थी, शायद वो टैपिस्ट्री की बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी। वो अभी तक इन दोनों बूढ़ों से कुछ कहे जा रही थी, लेकिन जो उसको सुनना था वो सुन चुका था। उसे लगा उसकी अपनी आंखों में पानी आ रहा है, तो उसने टांग से टांग हटाई, उंगली की नोक से उसे साफ किया, इतनी महारत से कि कोई उसे देख ना सके। फिर सीधा होके बैठा और अपनी बिजनेस स्माइल वाले चेहरे पर सजाए गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जा हुआ। बूढ़ी बानो मुस्कुराते हुए सर हिला रही थी। तुम लोग ये टैपिस्ट्री ले जा सकते हो। आगा ने एक नज़र अपनी बीवी को देखा, वो किसी बात से गैर आरामदेह था। फिर कंधे उचकाए, साथ ही वो सर दाएं बाएं हिला रहा था, जैसे वो मजीद कुछ नहीं कह सकता था। माला ने मुस्कुरा के उसकी जानिब चेहरा मोड़ा तो वो मुस्कुराया। माला की आंखें भीगी हुई नहीं थी, लेकिन उनमें एक गुलाबीपन था जिसको वो पहचानता था। आगा उठा और झुके हुए कंधों के साथ खिड़की तक आया। माहिर तेजी से साथ खड़ा हुआ और उसके हमरा कपड़े में लिपटी टैपिस्ट्री उठाई। अब वो तीनों माहिर की कार के साथ खड़े थे। ट्रंक में टैपिस्ट्री को एहतियात से रख के माहिर ने ट्रंक बंद किया। वो आगा को मुस्कुरा के अलविदा कहती फ्रंट सीट पर बैठ रही थी। माहिर उसकी खिड़की के पास झुका। मैं बानो को खुदा हाफिज कह आऊं? माला ने सार इस बात में हिलाया और सीट बेल्ट पहनने लगी। वो तेज कदमों से चलता लकड़ी के जीने अबूर करता अंदर आया। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चटकता था। बानो विंग चेयर पे इसी तरह पाँव ऊंचे किए बैठी थी। अभी तक उन्होंने सलाइयाँ नहीं उठाई थी। हाथ सोफे के हाथ पर जमाए वो मुस्कुरा के उसे आते देख रही थी। वो तेज कदमों से चलता उनके करीब आया, फिर दोनों हाथ बाहम मिलाते हुए सर को खम दिया। बहुत शुक्रिया, ये अच्छी लड़की है, इसको खोना मत। साथ ही बानो ने अपनी लकड़ी की स्टिक उठाई, उसे ऊंचा किया यहाँ तक कि उसका दूसरा सिरा माहिर की कोहनी तक पहुंचा। कोहनी को हल्का सा छुआ और फिर स्टिक को मेज तक ले गई। मेज पर 2 दफ़ा नरमी से उसे मारा। ड्रामा ख़त्म हुआ तुम्हारा, अब पैसे रखो, घूर के कहा था। माहिर ने ताबेदारी से सर को खम दिया, कोट की जेब में से फूला हुआ लिफाफा निकाला और मेज़ पर रखा। थैंक यू, आगा को संभाल लेना। उसके मुंह से कुछ निकलने ही वाला था। बानो ने मुस्कुरा के सर झटका और हाथ से उसे जाने का इशारा किया। वो उन्हीं तेज कदमों से चलता बाहर निकल गया। अब आगा बरामदे में खड़ा उनकी कार को पीछे रिवर्स होकर सड़क पर जाते देख रहा था। साथ ही वो सर अफसोस से दाएं बाएं हिला रहा था। धोखेबाज, मैनिपुलेटर। साथ ही वो मुस्कुरा भी रहा था।